इंडियन आर्मी की वर्दी में जो मजा है वो दुनिया के किसी भी कपड़े में नहीं है। कितने ही ब्रांडेड कपड़े पहन लें आप, इंडियन आर्मी की वर्दी में जो मजा है वो किसी भी ब्रांडेड कपड़े में नहीं है। जय हिंद जवानों। एनए की क्लास आप लोगों के सामने हो। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला एनए का, नर्सिंग असिस्टेंट का परमानेंट भर्ती है भैया। सीरियस हो जाओ बिल्कुल। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मेरे एनए के खूंखार शेरों, पहला क्वेश्चन है सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय हमारा गवर्नर जनरल कौन था भारत का, बताएं जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। पहले 10 क्वेश्चन भैया जीके के रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आंसर क्या है भैया, तो कौन था उस समय, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय कौन था, तो भैया वो था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राचीन राजा नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, बताओ कौन है नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, तो भैया वो है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को। बताइए एन के खुनकार शेरों, ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं, बताएं जल्दी से। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। अगला क्वेश्चन, एशियान संगठन यानी आसियान, एशियान जो है आसियान ये कहना चाह रहे हैं, तो आसियान संगठन में कितने सदस्य शामिल हैं भैया, 10 हैं, और भारत इसका सदस्य नहीं है। याद रखना, सदस्य भारत नहीं है आसियान देशों का, याद रखेंगे। आसियान में कितनी हैं, 10 हैं, और भारत इसका सदस्य नहीं है। और 1967 में स्थापना हुई थी भैया इसकी, याद रखना आप। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय जकार्ता में है, इंडोनेशिया में है मेरे, जकार्ता इंडोनेशिया में है एनए के शेरों। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताएं जल्दी। तो कान्हा कहाँ है जी, मध्य प्रदेश में, याद रखना। कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़, ठीक है भैया, पंचमढ़ी, ये सब कहाँ है, ये भैया सबके सब कहाँ है, मध्य प्रदेश में भैया, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन तरफ जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, बताएं जल्दी से। शिवाजी के बाद गद्दी, उनके बेटे कौन थे, कौन उत्तराधिकारी हुए, शिवाजी के बाद संभाजी, याद रखना। ये भी याद रखना, शिवाजी की राजधानी क्या थी, शिवाजी की राजधानी थी मेरे आर्मी के खूंखार शेरों, वो थी रायगढ़, महाराष्ट्र, याद रखना। शिवाजी के पिता कौन थे, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले थे, और माता कौन थी, माता जीजाबाई थी, याद रखना। और इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे भैया समर्थ रामदास, याद रखना, समर्थ रामदास। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे है, बताएं जल्दी से। उज्जैन किस नदी के, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, बताओ। तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है, बताएं जल्दी से, आंसर करें। तो भैया तीनों सेना को कौन होता है, तीनों सेनाओं का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है भैया। सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है सेना में, उसके बाद होता है भैया रक्षा मंत्री के बाद होता है सीडीएस, और सीडीएस के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसके बाद भैया तीनों सेनाओं के अलग अलग प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के अलग अलग प्रमुख होते हैं भैया, अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, अलग अलग अध्यक्ष या प्रमुख, याद रखना, ये होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। मुस्लिम धार्मिक स्थल मक्का कहाँ है, मक्का और मदीना दोनों ही सऊदी अरब में भैया, हज यात्रा के लिए जाते हैं मुस्लिम भाई वहाँ, मक्का और मदीना सऊदी अरब में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, प्राकृतिक गैस का नहीं कर सकते, कोयला का नहीं कर सकते, धातु का कर सकते हैं भैया, धातु का कर सकते हैं, धातु का बार बार उपयोग कर सकते हैं। वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्रित कर को क्या कहते थे भैया, वैदिक काल में जो कर लिया जाता था, बाली लिखा हुआ है लेकिन वो बली कर था, बाली एक ही बात है, ठीक है जी, लिखने का वो है लेकिन वही था। अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, मैथ के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, 4-5 क्वेश्चन आपके सामने मैथ के भी रहने वाले हैं मेरे एनए के जवान शेरों। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भैया पहला मैथ के अकॉर्डिंग चले भैया, जीके के 10 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 125 रुपये है, अच्छा,
यदि उसका 8% की छूट दी जाती है तो बताओ विक्रय मूल्य, बताओ विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बताना है कितने में उसको बेचा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है, क्या फॉर्मूला है भैया, वो होता है, इस फॉर्मूले को याद रख लेना भैया, लिख लेना बिल्कुल। अंकित मूल्य होता है इनटू हानि माइनस में क्या होगा, 100 माइनस में हानि प्रतिशत होता है ना, 100 माइनस में हानि प्रतिशत, नीचे लिख रहा हूं मैं, अंकित मूल्य इनटू में 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत अपॉन में 100। तो करें भैया, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 125 है, ठीक है भैया, और 100 हानि कितने की है, 8 की, हानि कितने की है जी, हानि 8 की है, 8 की, 8%, जब 100 रखा ही नहीं चाहिए 100, ये तो तभी तो लिखा है 100, हानि प्रतिशत यहाँ रख दिया 100। अब करो भैया, अगर आपको ये आएंगे तो भैया कितना हो गया, 125 का 125 रहने दो, इस 100 में से 8 गए तो कितना हो गया 92 अपॉन में 100, है ना भैया। चलो अब काटो, 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, कट गया 4 से। इसको मैं काटूंगा तो 23 चौका 92, 23 से 25 इंटू 23 कितना आंसर हो गया बताओ, 25 इंटू 23 कितना हो गया, 5 तिया 15, 1 11, तो 115 रुपये। तो 115 रुपये आंसर है भैया। क्या आंसर है, ये आंसर है मेरा आर्मी का खूनखार शेरों, क्या आंसर है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, समलंब का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है समलंब का क्षेत्रफल बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। वीडियो को शेयर करें, आंसर बताएं जल्दी। समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है भैया 1/2 लेंथ गुणा ब्रीथ इंटू हाइट, ऊंचाई। इस फॉर्मूले को भी याद रख लेना कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी लंबाई गुना ब्रेथ बड़ा ऊंचाई, ए इंटू बी प्लस में इंटू हाइट, ये होता है। अगला क्वेश्चन, रिंकू, अगला क्वेश्चन है भैया, रिंकू और गोपाल की आयु का योग कितना है भैया, दोनों की आयु का योग कितना है, 40 वर्ष है दोनों की आयु का। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:7 हो जाता है। अच्छा, अगर कितनी वर्ष बाद, कि 5 वर्ष बाद कितना हो रहा है भैया, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का क्या हो रहा है, बाद की आयु दोनों की क्या है, तो भैया वो क्या है, एक की तो 3x है, किसकी, रिंकू की। गोपाल की कितनी है, उसकी 7x है, वो है क्या है 7x, 5 वर्ष बाद। अगर मैं बात बताऊँ दोनों की वर्तमान आयु बता दो, तो दोनों की वर्तमान आयु कैसे, जैसे ये है इसकी 3x, तो 3x में से क्या करो -5, जब भी तो वर्तमान 5 साल बाद की, तो वर्तमान की क्या होगी, 5 घटा देंगे तो वर्तमान की आयु 5 साल बाद की बात कर रहे हैं ना। और अगर इसकी पूछेंगे तो इसकी कितनी 7x माइनस में 5, तो वर्तमान की आयु रिंकू की कितनी है भैया, रिंकू की ये है, और गोपाल की कितनी है, गोपाल की ये है, ठीक है। तो पूछा क्या है, रिंकू की आयु पूछ रहे हैं, तो भैया देखो अब रिंकू की आयु देखो, दोनों की आयु का योग कितना है, रिंकू की 3x प्लस माइनस में 5 प्लस 7x माइनस में 5 इजकल टू 40, है ना भैया, ये है। या दोनों को घेरे में ले लो, एक ही बात है वो तो। चलो करो इनको, इसको जोड़ो, 7x 3x कितना 10x, 5 इसको माइनस के 10, 5 5 कितने ये हो गए कितने 10, 5 3 ये 7 3 8 8 5 7 3 10, ये भी 10, ये भी 10, हाँ ठीक है, ये भी 10, ये भी 10, 8 10 माइनस इजकल टू 40। ओके, ये इधर गया तो 8x इजकल टू कितना हो गया 40, ये इधर गया माइनस, तो ये क्या हो गया, इसमें प्लस हो गया, ये 10, तो कितना ये हो जाएगा 50, ये इधर जाके कितना हो जाएगा 50, है ना भैया। तो 8x इजकल टू 50, 8x इजकल टू कितना हो गया 50, तो 8 को 50 से भाग करो, तो करो भैया कितना 10 माइनस 8 तो है ही नहीं कहीं भी, 5 7 3 10 10 ही है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 8 तो कहीं है ही नहीं, ये भी 10 है भाई, दोनों 10 ही हैं, 8 नहीं है, 7 3 10 5 5 10, तो ये भी 10 है, तो 10 ही है। तो 10x इजकल टू 50, तो x का मान कितना हो गया 50 अपनों में 10 5, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 5। तो रख दो भैया, रिंकू की क्या थी आयु, रिंकू की आयु ये थी इस समय, तो रख दो 3x, x की जगह 5 रख दो, 3 इंटू 5 माइनस में 5, तो 3 पंजे 15 माइनस 10 10 आंसर आ गया। रिंकू की आयु कितनी आ गई 10 आ गई, रिंकू की आयु कितनी आ गई 10। अगला क्वेश्चन, यदि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है जी, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, भैया ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 6 दिन में,
बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है उसी को 12 दिन में। अब दोनों मिलकर क्या करेंगे भाई, दोनों का एलसीएम ले लो। तो बताओ दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 12। दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे तो क्या आएगा 12। 6 इसको कितने दिन में कर रहे हैं, उसी को 2 यूनिट काम कर रहा है, ये 1 यूनिट ही काम कर रहा है। दोनों मिलकर भैया ये इसकी 1 यूनिट काम करता है, ये दोनों मतलब दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 2 और 1 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ये 12 को कितने दिन में निपट जाएंगे, 12/3, दोनों मिलकर 12 से 4 से, तो 4 दिन में खत्म कर देंगे। कितने दिन में जी, 4 दिन में। ठीक है, क्योंकि भाई ये कितना 1 दिन में 2 काम करता है, ये 1 दिन में 1 ही काम करता है। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। तो 12 काम को कितने निपटा देंगे, 12/3 दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर कितने दिन में, 4 दिन में। अगला क्वेश्चन है दी गई वस्तुओं का महत्तम समावर्तक निकालिए। अब इनका अलग अलग महत्तम समावर्तक निकाल दो सबका। अगर मैं 12 का महत्तम समावर्तक निकालता हूं तो निकालिए फिर। 12 को क्या है, कैसे लिख दूंगा, 2 3 ऐसे लिख सकता हूँ, 2 2 दिन 4 4 12, ये लिख दिया। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 15 को, तो 15 को मैं सीधा सीधा ऐसे 3 × 5 ऐसे लिख दूंगा। तीसरा कौन सा है जी, तीसरा दे रखा है 18। 18 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे, 2 × 3 कितना हो गया, 6 2 × 6 × 3, ये ऐसे लिख दूंगा, है ना भाई। 18 को ऐसे लिख देगा। मैं इसका अगर हम क्या निकालते हैं, महत्तम समावर्तक, तो ऐसा निकल जाएगा 18 का। और कौन सा बचा हुआ है, बचा हुआ 21। 21 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 3 × 7। अब इनमें देखो कौन सा कॉमन है, वही महत्तम जो सबसे कॉमन होता है सब में होगा, और छोटा होगा वो कॉमन होगा। तो भैया इसमें 2 तो सब में कॉमन इधर नहीं है, 3 सब में कॉमन है। 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, यहाँ से लेके। तो भैया आंसर क्या, महत्तम समावर्तक तीनों में सबसे छोटा खंड जो तीनों मौजूद हो, तो आंसर क्या है, 3 है इसका आंसर। क्या आंसर है जी, 3 है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं भैया। अब भैया यहाँ पर मैथ के जो 4-5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं वो कवर हो चुके हैं। अब हमारा जो चलने वाला है वो सेक्शन भैया वो हमारा चल गया है, किसका, हमारा सेक्शन शुरू हो गया है फिजिक्स का। किसका हो गया जी, फिजिक्स का सेशन हमारा शुरू हो गया। फिजिक्स में भैया क्वेश्चन आवेश, आवेश यानी चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन कण। आवेश किस पर, आवेश का प्रवाह किस में होता है, किसमें इलेक्ट्रॉन, किसमें फ्लो होते हैं, आवेश किसमें फ्लो होता है, प्रोटॉन में, कण में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में। बताओ किस में होगा, जल्दी बताएं किस में होगा। तो किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में आवेश हमेशा फ्लो होता है ना भैया, तो इलेक्ट्रॉन आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं भाई। आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन में होगा, कहते फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी सब बहते रहते हैं तभी तो इलेक्ट्रॉन भागते उधर उधर। विद्युत प्रवाह का घनत्व, जब कहते भैया, अगर आप करंट भी कहेंगे तो करंट किसको कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इन अ सर्टेन डायरेक्शन, उसी को तो बोलते हैं हम लोग करंट। तो किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। विद्युत प्रवाह का घनत्व क्या होता है, बताओ विद्युत प्रवाह का घनत्व क्या होगा। जो इलेक्ट्रिक प्रवाह होती है उसका घनत्व क्या होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, एक सदिश राशि होती है, अदिश होती है। क्योंकि देखो भैया जो विद्युत प्रवाह हो रही है उसमें सिर्फ क्या है कि डायरेक्शन ही डायरेक्शन, क्वांटिटी उसमें दिखती नहीं आपको, है ना। तो अदिश राशि होना चाहिए ना, सॉरी अदिश थोड़ी ना, क्योंकि क्वांटिटी है, फ्लो भी है, डायरेक्शन भी है। तो क्या होता है, एक सदिश राशि होती है ना, ये तो एक सदिश राशि होती है, अदिश नहीं होती, सदिश होती है। इसमें क्या दिखता है, एक फ्लो है, डायरेक्शन है, तो वो दिखता है, डायरेक्शन भी है, मैग्नेट वो भी है, मैग्नीट्यूड भी है, दोनों होते हैं। तो हाँ ये है। एक भैया तुंगता मापी यंत्र रिक्त स्थान को नापने में काम आता है। बताओ तुंगता मापी यंत्र किसको मापने में काम आता है, बताइए जल्दी से। तुंगता, तुंगता किससे मापते हैं भैया, तो वो ऊंचाई मापने के लिए होता है तुंगता। अगला क्वेश्चन है, अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है और उसे आकाश से दिखते, तो भैया अगर पृथ्वी वायुमंडल ना, तो वायुमंडल कारण पृथ्वी नीली दिखती है, अगर नहीं होगा तो हमेशा काली दिखेगी पृथ्वी। क्या आंसर होगा, काली आंसर होगा भैया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। ध्वनि तरंगे खालिस्तान है, क्या है ध्वनि तरंगे, प्रकृति में अनुप्रस्थ है, नहीं है अनुप्रस्थ, चुंबकीय है, नहीं है भैया, प्रकृति में ये अनुदैर्ध्य जरूर है, वेवलेंथ जरूर दिखता है, तो ये आंसर है भैया। ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य है, वो ऐसे मूव करती हैं। अगला क्वेश्चन, वास्तुकार कैम्बियम का एक प्रकार है, क्या है, तो भैया वो पार्श्व का एक प्रकार है। किसका है, पार्श्व। तो कैम्बियम किसका प्रकार है, कैम्बियम पार्श्व का है। प्रसिद्ध अंगोरा ऊन, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है भैया, ऊंट से, भेड़ से, याक से, खरगोश से। अंगोरा ऊन खरगोश से। भैया याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन कहां से प्राप्त होती है, अंगोरा ऊन मिलेगी खरगोश से। अंगोरा ऊन कहां से मिलती है, खरगोश से। पराग नलिका किसके द्वारा खोजी जाती है, पराग नलिका किसके द्वारा खोजी जाती है, पराग नलिका, बताओ पराग नलिका किसके द्वारा खोजी जाती है, पराग नलिका किसके द्वारा खोजी जाती है, बताएं। पराग नलिका जो है वो किसके द्वारा खोजी जाती है, तो याद रखना वो अमीका के द्वारा, ना हम हॉपमिस्टर के द्वारा, नेमेक के द्वारा, तो किसके, अमी की द्वारा खोजी जाती है, याद रखना भैया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया।
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है बताओ, मेरु तंत्रिका कितनी होती हैं? 10, 31 भैया, 31 जोड़ी यानी 62 होती हैं। क्या मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 62 होती है मेरे एनडे के शेरों, जल्दी बताएं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का भारी आवरण किसका बना होता है? तो भैया ड्यूरोमेटर का बना होता है। जो हमारा मानव मस्तिष्क है उसका जो बिल्कुल भारी भाग जो होता है, जो हैवी होता है बहुत ज्यादा, वो दृढ़ तानिका यानी ड्यूरोमेटर का होता है। वो जो ड्यूरोमेटर, याद रखना, जो हमारा सिर होता है, सिर का जो भारी सा होता है जो इसको कवर करके रखता है, वो ड्यूरोमेटर का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए किस विधि है? तो IUD विधि होती है भैया। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली से बनी होती है किससे? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? जल्दी बनाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फोस्फोलिपिड प्रोटीन की होती है भैया। वो फोस्फोलिपिड प्रोटीन की होती है कोशिका झिल्ली बनी हुई। किसकी? फोस्फोलिपिड प्रोटीन की, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पौधे में केवल बीज लगते हैं, फल नहीं लगते? बताओ, फल नहीं देता है, कौन सा है वो? एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, टेरियोफ्राइट है भैया। जिम्नोस्पर्म क्या है? सिर्फ इसमें बीज होते हैं, इस पर फल नहीं लगते हैं जिम्नोस्पर्म पर। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः ठंड होनी चाहिए ना, सामान्यतः क्या ठंड होती है ना, कि सामान्यतः ठंड एक क्या है? ये ठंड है, सामान्य क्या है? एक है। तो ठंड क्या है? जन्मजात बीमारी होती है, तीव्र बीमारी होती है, दीर्घकालिक बीमारी है, अनुवांशिक होती है। तो ये क्या होती है जन्मजात? ये जो सामान्यतः जो ठंड होती है, ये एक प्रकार की तीव्र बीमारी है ना, एकदम ठंड लगती है, एकदम बीमार होने, तीव्र बीमारी होती है सामान्य ठंड। अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पीलिया खालिस्तान में संबंधित। तो पीलिया जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? लीवर को करता है ना पीलिया। तो लीवर को क्या कहते हैं भैया? लीवर ये क्या होता है? डैमेज होने लगता है, पचता नहीं है। अच्छा, तो लीविया जो जॉन्डिस होता है वो लीविया को डैमेज करता है। लीविया क्या होती है? सॉरी, लीवर को करता है। लीवर क्या होती है? यकृत। लीवर को, ना हृदय को, ना गुर्दा को, ना मस्तिष्क को, लीवर को डैमेज करता है। पीलिया यानी जॉन्डिस में ये लीवर में दिक्कत आती है भैया। तो अगला क्वेश्चन, जोड़ों में खालिस्तान के संचालन के कारण गठिया होती है। तो बताओ कौन सा एसिड जम जाता है? तो यूरिक एसिड जम जाता है भैया। कहाँ है यूरिक एसिड? ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल जम जाते हैं भैया, ना यूरिया ना अमोनिया। तो यूरिक एसिड जब जम जाता है, उसके क्रिस्टल जब बॉडी में जम जाते हैं, घुटनों वगैरह में, रोडों के आसपास, तो भैया फिर उससे दर्द होने लगता है। अगला क्वेश्चन, बॉडी में दर्द, उठने बैठने में दिक्कत होती है। सर्वदाता रिक्त समूह कौन सा भैया? सर्वदाता कौन सा है आप समझाते? ओ जो ग्रुप है, वो क्या है? ओ ब्लड ग्रुप जो है भैया, वो क्या होता है? वो सर्वदाता होता है। वही सब क्या होता है? सबको रक्त प्रदान कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है? वो है। जीवाणुओं में प्रजनन की सामान्य विधि क्या है? बताओ, जीवाणुओं में जो प्रजनन होता है उसकी सामान्य विधि क्या होती है? जीवाणु में सबसे पहले द्विखंडन होते हैं, बहुखंडन होते हैं, मुकुलन होते हैं, संयुग्मक होते हैं। तो क्या होते हैं जीवाणु में प्रजनन की सामान्य विधि क्या होती है? जल्दी बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणुओं में प्रजनन की सामान्य विधि क्या होती है? द्विखंडनीय। क्या होती है? द्विखंडन होती है। तो क्या होती है भैया? द्विखंडन होती है। जीवाणु में प्रजनन की सामान्य विधि क्या होती है? द्विखंडन होती है। निम्न में से कौन सा पारदर्शी उत्तक है? निम्न में से कौन सा पारदर्शी उत्तक है? बताओ, निम्न में से कौन सा पारदर्शी उत्तक है? कचाव उपास्थि। तो कचाव उपास्थि जो है वो क्या है? कचाव उपास्थि जो होती है भैया, वो पारदर्शी उत्तक होता है। कचाव उपास्थि क्या होती है? ये जीव विज्ञान का जनक सब जानते हैं भैया। बच्चा युगांडा का बच्चा भी आज करता है। जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अगला क्वेश्चन भैया, डेकन की प्रक्रिया। भैया यहाँ पे केमिस्ट्री शुरू हो गई है, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी क्वेश्चन खत्म हो चुके, रसायन विज्ञान। डेकन की प्रक्रिया का प्रयोग रिक्त स्थान विनिर्माण के लिए किया जाता है। बताओ, जो डेकन की प्रक्रिया है इसका जो प्रयोग होता है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? बताएं। जो डेकन की प्रक्रिया है उसका उपयोग किसके विनिर्माण, किस चीज को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेकन का। तो याद रखना भैया, डेकन ना एक प्रकार का ऑक्सीकरण होता है, विनिर्माण के लिए होता है डेकन। ठीक है, डेकन जब ऑक्सीकरण होता है तो क्लोरीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरीन। आंसर तो इसको क्लोरीन है। कैसे बनता है? कि भैया HCl होता है, उसमें आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो, ऑक्सीकरण करेंगे ना। डेकन की प्रक्रिया यही कहती है, आप किसी भी चीज का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्लोरीन बन जाता है। जैसे HCl का कर दिया आपने, तो इसमें 2HCl प्लस में ये, तो क्या हो गया? इसका HCl अलग हो जाएगा और ये बच जाएगा। ठीक है भैया, तो क्लोरीन क्या निकल जाएगा? क्लोरीन निकल जाएगा और ये क्या होगा? 2H2O बाहर हो जाएगा। तो क्लोरीन आ गया। तो क्या मिलता है जी? क्लोरीन मिलता है मेरे शेर। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, तत्व का कौन सा गुण अचर है? तो बताएं, तत्व का इनमें से कौन सा गुण अचर हो जाता है, मतलब उसको और नहीं तोड़ सकते? अचर का मतलब और नहीं, तो परमाणु। जो परमाणु होता है, और इसमें जो आप कह रहे हैं अचर कौन सा है? जो परमाणु बाहर जो है वो अचर है, वो ऐसा ही रहेगा। परमाणु द्रव्यमान होता है, बल्कि परमाणु बाहर उतना ही रहता है, द्रव्यमान होता है।
तो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत, तो परमाणु भार जो क्या है भैया, वो परमाणु भार क्या है, अचर है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया, बताओ। परमाणु सिद्धांत डाल्टन का है ना, जॉर्ज डाल्टन। बच्चा क्वेश्चन करेगा, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का आवेश जानने के लिए कौन सा प्रयोग उत्तरदायित्व होता है, बताओ। इलेक्ट्रॉनों का आवेश जानने के लिए कौन सा प्रयोग उत्तरदायित्व होता है। प्रकाश विद्युत प्रयोग होता है, रदरफोर्ड अल्फा क्लोरन का प्रयोग होता है, कैथोड किरणों की विसर्जन ट्यूब का होता है, या मिलीकान का ऑयल ड्रॉप होता है। तो भैया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को जानने के लिए मिलीकन का ऑयल ड्रॉप सिद्धांत होता है। अब क्या है मिलीकन का ऑयल ड्रॉप सिद्धांत, भैया ये होता है कि अब इलेक्ट्रॉन के आवेश को आपको जानना है, तो इसके लिए आपको इसको जानने आवेश को जानने के लिए कौन सा उत्तरदायित्व होता है। तो क्या करना है, पानी में भैया किसको ऑयल मिक्स होता है, किसमें, वाटर में। अब क्या करना है, उसको छानो। उसमें क्या होगा कि आपको दोनों के ना फ्लो अलग अलग दिखेंगे, फ्लो कि भैया पानी के पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग तेजी से भाग रहे हैं, जल के और अलग अलग तेजी से भाग रहे हैं, मतलब जल के धीमे भाग रहे हैं, वो तेज भाग रहे हैं। तो यही जो होता है वो मिलीकन का ऑयल ड्रॉप कहलाता है, यही सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है भैया, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनता है, बताओ। क्या बनता है भैया, सम्मोहक बनता है। क्या बनता है, सम्मोहक बनता है क्लोरोन के ये करके, तो ये सम्मोहक बनता है। निम्न में से कौन से कॉलवे की विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में नहीं आता, तो भैया CH4 नहीं आता, वरना जो कॉलवे की विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया उसमें CH2H2 भी आता है, CO2H4 भी आता है, C4H8 भी आता है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन परमाणु का थॉमसन मॉडल के नाम से जाना जाता है, तो किसको। तो परमाणु का जो थॉमसन मॉडल है, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल जो उसने दिया था, वो किसके लिए, उसके जो सिद्धांत उसको कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा, प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है भैया, एक तरबूज है, मान लो एक तरबूज है और तरबूज को तोड़ दिया गया है, और तरबूज के अंदर जो है, तो एक तो होता है रेड, उसमें बहुत सारे बीज दिखते हैं, काले 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 काले, और जो बीज होते हैं तो वो समझ रहे हो वो इलेक्ट्रॉन है, हाँ वो इलेक्ट्रॉन है, और जो बाकी लाल लाल जो पार्ट है वो क्या है, वो प्रोटॉन है। वो क्या है जी, वो प्रोटॉन है। तो परमाणु क्या भैया, जो बीज की तरह होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, किसी भी उसमें परमाणु में कैसे फैले हुए हैं, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन बिंदी बिंदी की तरफ, भैया बीज की तरफ बहुत से क्षेत्रों में फैले हुए हैं, और जो पूरा पार्ट है वो प्रोटॉन होता है। यही क्या है, इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग सिद्धांत कहते हैं भैया। ये जो थॉमसन ने दिया था कि भैया एक तरबूज मॉडल भी इसको बोल देते हैं, लेकिन तरबूज मॉडल से जो अच्छा मॉडल है, जो आंसर इसका होगा, तरबूज मॉडल की जगह आंसर आप करेंगे प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं भैया इसको, ठीक है जी। तरबूज मॉडल नाम नहीं है इसका। तो अगला क्वेश्चन, संपर्क लेंस क्या होता है। संपर्क लेंस, यहाँ कॉन्टैक्ट लेंस की बात कर रहे हैं। संपर्क लेंस में यहाँ कॉन्टैक्ट लेंस की बात हो रही है जी। कॉन्टैक्ट लेंस क्या होता है, तो कॉन्टैक्ट लेंस जो है किसके बने होते हैं, बताओ। लुसाइड के होते हैं, सिलिकॉन हाइड्रोजन के, टेफ्लॉन के होते हैं, पॉलीस्टाइन के होते हैं। तो किसके बने होते हैं संपर्क लेंस, बताएं जल्दी से। तो किसके बने हैं प्यारे बच्चों संपर्क लेंस, इंपॉर्टेंट है, बताएं मुझे जल्दी से। संपर्क लेंस किसके बने होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग। आपके लिए ऑप्शन है भैया, लुसाई के बने होते हैं संपर्क लेंस, इसके होते हैं हाइड्रोजन के होते हैं, टेफ्लॉन के होते हैं, या इसके भाई सिलिकॉन हाइड्रोजन के बने होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस भैया आर्टिफिशियल जो लेंस होते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल लेंस किसके बने होते हैं, जो आर्टिफिशियल लेंस होते हैं भैया वो बने होते हैं किसके, वो बने होते हैं सिलिकॉन हाइड्रोजन के। अगला क्वेश्चन क्या है, 48 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितनी होती है, बताओ। 10, 12, 6, 9, तो कितने मोल होते हैं भैया, याद रखना 12 मोल होते हैं। अगर आपने देखो तो क्या होता है कि जो हीलियम है ना, हीलियम की जो परमाणु संख्या 2 होती है और परमाणु भार होता है, अगर इसका परमाणु द्रव्यमान देखें तो 2 + में 2 4 होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ते हैं ना, तो उसमें न्यूट्रॉन तो 4 होती है, ठीक है भैया। अगर इसके हम कुल देखें किसी परमाणु जब लगे तो कितना 52 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48। 48 को भैया किससे डिवाइड करें आप लोग, 48 को अब 4 से डिवाइड कर दो, जो उसका उसमें उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। यही आंसर है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। निम्न में से कौन सी सामग्री जल शोधन के लिए उपयुक्त है, बता दो। इनमें से कौन सी सामग्री जो है वो जल शोधन के लिए बहुत उपयुक्त है, जल शोधन में होती है, ठीक है, मतलब जमीन में पाई जाती है और उसमें से जल नीचे की तरफ निकल जाता है, ऐसे भी कह सकते। जल शोधन को जल शुद्ध करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इम्पेटिज उसमें रह जाती है और जल छन के नीचे की तरफ चला जाता है। तो ऐसा कौन सा इसमें से सामग्री जो ऐसा करती है, बताओ तो कौन सी सामग्री है वो जो इस काम को करती है, तो भैया वो जियोलाइट का है। ये किसका काम है, ये जियोलाइट ऐसी करती है भैया कि ये कैसी सामग्री है भैया, आप इसमें जल डालो तो इसमें इम्प्योरिटीज रहता है, जो जल साफ जल छन के नीचे चला जाता है। वैसे ये जमीन के अंदर पाई जाती है, तो जल से इम्प्योरिटीज को अलग करती है और साफ जल को अलग कर देती है, यही जियोलाइट होता भी है। जस्तायुक्त लोहे की चादरों पर किसकी परत होती है, सिंपल को जस्तायुक्त पे। जस्ता क्यों होंगी भैया, अगर आप जिंक किसी पर जिंक चढ़ा रहे हैं,
जिंक को इंग्लिश में जिंक कहते हैं जस्ते को। तो भैया उस चादर पर तो वो किसकी परत चढ़ी होगी, तो जिंक की चढ़ाएंगे, टिन की छोटी चढ़ा देंगे उस पर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है और उष्मा का सुचालक है। तो बताइए वो क्या है, अभ्रक, जिसको माइका कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या होता है भैया, विद्युत इसमें चलती है, लेकिन उस विद्युत तो बिल्कुल बिजली नहीं जा सकती इसमें, लेकिन उष्मा जा सकती है। ठीक है भैया, हीट इसमें से जा सकती है, लेकिन इसमें से अभ्रक माइका जो होता है इसमें से आप लोगों को विद्युत नहीं देखेगी भैया, उष्मा इसमें से जा सकते हैं, उष्मा यानी कि लाइट इसमें आराम से जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन अभिक्रमण क्या है। तो नेल्सन अभिक्रमण का फॉर्मूला याद कर लेना, यहीं से रट लो कि नेशनल अभिक्रमण का फॉर्मूला क्या होता है भैया, K2HgI4 होता है। क्या होता है जी, K2HgI4। ठीक है जी प्यारे बच्चों, K2HgI4, यहीं से इसको रट लो। किसका फॉर्मूला है, नेशनल अभिक्रमण का। किसका, नेशनल कर्मक होता है ना, नेशनल अभिकर्मक का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है, आंशिक दबाव का डाल्टन नियम किस नियम पर लागू नहीं होता। तो इनमें से किसके नहीं होता। तो भैया अमोनिया, जहाँ ये क्लोराइड होगा, अमोनिया और क्लोराइड दोनों होंगे, वहाँ नहीं होगा, HCl होगा ना क्लोराइड। अमोनिया और क्लोराइड दोनों जहाँ होते हैं वहाँ डाल्टन का नियम पूरी तरह लागू नहीं होता है दोनों पर, ना तो HCl पर होता है और ना HCI पर होता है, दोनों पर नहीं होता है। जब क्लासेस करेंगे तो पूरे हम बात बताएं क्यों नहीं होता है, इसको समझें आप। ऑक्सीजन के साथ एक तत्व या यौगिक के संयोजन को क्या कहते हैं, बताओ जल्दी सन। ऑक्सीजन के साथ किसी तत्व के संयोजन को क्या कहलाता है। जब ऑक्सीजन करेंगे तो वो ऑक्सीकरक होगा, जब उसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे तो ऑक्सीकरण होगा उसका। जब किसी चीज़ से ऑक्सीजन हम मिलाएंगे उसमें तो भैया उसका ऑक्सीकरण होता है। मेरे से नहीं हो, यहाँ पर हमारा Na का टेस्ट पूरा होता है भैया। आज हमारे पास टाइम कम था तो जितने हिसाब से हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो नेक्स्ट जो सेट होगा उसको पूरे से अच्छे से और एक्सप्लेनेशन करेंगे। वो चाहे वो Na के इसके बायोलॉजी के क्वेश्चन हो, चाहे वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो, मैथ के हो या जीके को, सब पे हम पूरे विस्तार से, फिजिक्स के क्वेश्चन सब पर हम क्या करेंगे और भी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है शेयर करें। Na की पहली क्लास है, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास ये रही है। वीडियो को आप शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब भैया। Na के हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जिससे आपको एग्जाम में कोई भी तकलीफ ना हो, आप अच्छे से एक अच्छा स्कोर कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। इसके अलावा भैया और भी क्लासेज हमारी चल रही हैं। इसके अलावा कोई डिफेंस के अलावा और भी तैयारी करना चाहता तो हमारे एक चैनल है सुकरिया सिविल सर्विस, उस पर जाकर आप बहुत सारी वीडियोज हमारी पड़ी हुई हैं। NCERT से रिलेटेड अगर जीके पढ़ना उससे चीज़ें पड़ी हुई हैं भैया, हिंदी की वीडियो पड़ी है, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं भैया। दिल्ली पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए और ग्रुप डी के लिए, सबके लिए वीडियो पड़ी। आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।